परिमित और अपरिमित। इसमें पहला लिख लो आदर्श वोल्टेज सोर्स, आइडियल, आदर्श वोल्टेज स्रोत, सॉरी करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आदर्श धारा स्रोत। यदि किसी धारा स्रोत के साथ समांतर क्रम में, यदि किसी धारा स्रोत के साथ समांतर क्रम में अपरिमित मान की प्रतिबाधा, अपरिमित मान की प्रतिबाधा, इनफाइनाइट वैल्यू की प्रतिबाधा जुड़ी हो, मतलब इसका मान इनफाइनाइट हो, अनंत हो, बहुत ज़्यादा हो, अपरिमित हो, तो ऐसे स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। तो ऐसे स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। दोबारा देखो, किसी धारा स्रोत के साथ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, समांतर क्रम में अपरिमित मान की प्रतिबाधा, अपरिमित मान की प्रतिबाधा जुड़ी हो, तो ऐसे स्रोत को, तो ऐसे धारा स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं, आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। लिखो इसको। दूसरा लिखो वास्तविक धारा स्रोत, वास्तविक धारा स्रोत। इसमें लिखो यदि किसी धारा स्रोत के साथ, यदि किसी धारा स्रोत के साथ, यदि किसी धारा स्रोत के साथ कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम में, यदि किसी धारा स्रोत के साथ समांतर क्रम में परिमित मान की प्रतिबाधा जुड़ी हो, परिमित मान की प्रतिबाधा जुड़ी हो, यदि किसी धारा स्रोत के साथ समांतर क्रम में परिमित मान की प्रतिबाधा जुड़ी हो, तो ऐसे धारा स्रोत को, तो ऐसे धारा स्रोत को वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं, रियल करंट सोर्स कहते हैं, वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। ये तो कौन सा हो गया, इनफाइनाइट वाला। ये तो हो गया आइडियल, आइडियल, ये वाला आइडियल हो गया। और फाइनाइट मान हो तो रियल, रियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स। और ये हो गया आइडियल करंट सोर्स। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट सोर्स होगा वो करंट सोर्स रियल ही होगा। आइडियल मानते हैं काल्पनिक होता है, रियल में नहीं होता। इसमें भी रियल ही पढ़ेंगे। ये हो गया विद्युत स्रोत। नेक्स्ट आता है आपके, एक और आएगा रेखीय प्रतिबाधा। रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस, रेखीय प्रतिबाधा। इसमें लिखो, जैसे ये आपकी प्रतिबाधा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ये जेड प्रतिबाधा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, वी है।
सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती होगी, V के समानुपाती होगी। और जो V और I में ग्राफ होगा, V और I में ग्राफ होगा, एक सीधी रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी। तो ऐसी प्रतिबाधाओं को क्या कहेंगे, रेखीय प्रतिबाधा। लिखो इसमें, इसमें लिखो यदि किसी प्रतिबाधा में I धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी प्रतिबाधा में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर V, दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी प्रतिबाधा में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो ऐसी प्रतिबाधाओं के लिए उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ऐसी प्रतिबाधाओं के लिए उत्पन्न विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I समानुपाती होते हैं तथा V और I के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। तो ऐसी प्रतिबाधाओं को लीनियर इम्पीडेंस कहते हैं। ऐसी प्रतिबाधाएं कौन कौन सी हैं? ऐसी प्रतिबाधाएं हैं, आपका प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध R हो गया, दूसरा है प्रेरकत्व L हो गया, तीसरा है संधारित्र C हो गया, संधारित्र C हो गया। इनमें V और I के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। दूसरा इसी में लिख लो, अरेखीय प्रतिबाधा। अरेखीय प्रतिबाधा, नॉन लीनियर इम्पीडेंस। इसमें लिखो, वे प्रतिबाधाएं जिनके लिए V तथा I के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं हो, सरल रेखा प्राप्त नहीं हो। ऐसी प्रतिबाधाओं को अरेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। ऐसी प्रतिबाधाओं को अरेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर, FET। इसके एग्जाम्पल लिख लो, डायोड, ट्रांजिस्टर, FET। जैसे डायोड का तो आपने पढ़ भी रखा होगा। अगर बायस के लिए ऐसा होता है, सरल रेखा नहीं आती, पश्चिम बायस के लिए ऐसा आता है, V और I के मध्य ग्राफ। आगे देखेंगे अपन। इसमें नेक्स्ट लिखना,
द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इसमें लिखूं, इसमें क्या होगा, जैसे कोई प्रतिबाधा लगी हुई है, कोई प्रतिबाधा लगी हुई है, जैसे ये प्रतिबाधा लगी हुई है, इसमें करंट का मान इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट का मान एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यदि करंट का मान एक्स दिशा में जा रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़े, इसका मान परिवर्तित नहीं हो, तो ऐसी प्रतिबाधा को कहेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। तो लिखो इसमें, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा का मान, यदि किसी प्रतिबाधा में धारा की दिशा का मान उल्टा करने पर, धारा की दिशा का मान उल्टा करने पर प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो या प्रतिबाधा अपरिवर्तित रहे, ऐसी प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। ऐसी प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे R प्रतिरोध, धारा की दिशा ये है, धारा की दिशा ये कर दूँ 10 ओम का है, तो ये भी धारा की दिशा चेंज कर दिया, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपका C है, R प्रतिरोध हो गया, ये C हो गया संधारित्र, L हो गया प्रेरकत्व। ये किसके एग्जाम्पल हैं? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। यह आपका संधारित्र है, धारा इधर फ्लो हो रही है, तो ये 10 फैरेड का है, धारा इधर फ्लो होगी तो भी ये क्या होगा, 10 फैरेड का ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके शाखा, ब्रांच। शाखा आपने नाम सुना होगा, शाखा डालियाँ, कोई नेटवर्क है, नेटवर्क की ब्रांच, नेटवर्क की शाखाएं, तो इसमें आ जाएगा नेटवर्क का वह भाग जहाँ धारा का मान समान हो, उन्हें ब्रांच कहते हैं। तो इसमें लिख लो, जाल का वह भाग या जाल के वे भाग, जाल का वह भाग जाल का वह भाग जहाँ धारा का मान नियत रहे, जहाँ धारा का मान नियत रहे, उन्हें ब्रांच कहते हैं, उन्हें ब्रांच कहते हैं। जैसे ये आपका Z1 हो गया, Z2 हो गया, Z3 हो गया, Z4 हो गया, Z5 हो गया। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट फ्लो होगा,
इसमें जाएगा I1, I1 जा रहा है, यहाँ दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इधर मान लो आपका I2 निकल गया, इस वाले में I2 चला गया, तो इस वाले में आ जाएगा आपका I3। यहाँ I2 आ रहा है, I2 भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा I5 इधर, और इधर आ जाएगा I4। तो ब्रांचें कौन कौन सी हो गई, इसको ए मान लूँ, B C D E F। यहाँ देखो इस पूरी लाइन में करंट का मान I1 ही रहेगा, इस पूरी लाइन के अंदर करंट का मान I1 रहेगा। इस पूरी जो एलिमेंट हैं Z3, इसके अंदर I3 रहेगा, इसके अंदर I2 रहेगा, इसके अंदर I4 रहेगा, इसके अंदर I5 रहेगा। तो ब्रांच कौन कौन सी हो गई बताओ। ब्रांच हो गई पहली तो AB एक ब्रांच हो गई, BC ब्रांच हो गई, CD ब्रांच हो गई, CE ब्रांच हो गई, और BF ब्रांच हो गई। ये इसकी ब्रांचें हो गई। ब्रांच हो गया। इसके बाद आता है एक जंक्शन, संधि या नोड। संधि या नोड, NODE, और जंक्शन एक ही चीज होती है, संधि या नोड। इसमें लिखो दो या दो से अधिक ब्रांचें जिस बिंदु पे मिलती हैं, दो या दो से अधिक ब्रांचें जिस बिंदु पे मिलती हैं, दो या दो से अधिक ब्रांचें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को संधि या नोड कहते हैं। उस बिंदु को संधि या नोड कहते हैं। जैसे एक ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, और एक ये ब्रांच हो गई, इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये क्या हो गया नोड। बिंदु बी क्या हो गया नोड। जैसे ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, और ये ब्रांच हो गई, बिंदु सी पे तीनों मिल रही हैं, तो बिंदु सी क्या हो गया नोड हो गया। और जैसे एफ, एक ब्रांच ये हो गई और एक ब्रांच ये हो गई, ये भी हो गया नोड, ई हो गया नोड। तो यहाँ पर नोड क्या कौन कौन सी हो गई, पॉइंट बी, पॉइंट बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, और एफ हो गया। ये 4 पॉइंट नोड हो गए। इसके बाद लास्ट है आपके लूप। लूप या मेश, इसको बोलते हैं लूप को, लूप, लूप या इसको मेश ही बोलते हैं हिंदी में भी, लूप या मेश। इसमें लिखो देखो किसी नेटवर्क में किसी जाल में धारा का बंद परिपथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, शाखाओं से मिलकर बना हो, किसी जाल में धारा का बंद परिपथ, या बंद परिपथ की जगह पथ कर लो इसको, धारा का बंद पथ, किसी जाल में धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, उस बंद पथ को लूप कहते हैं।
किसी जाल में धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, उस बंद पथ को लूप कहते हैं। लूप हमेशा बंद ही होता है। जैसे यहाँ हो, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, तो यहाँ 3 लूप हैं। लूप फर्स्ट, लूप सेकंड और ये हो गया लूप थर्ड। 3 लूप हो गए, एक ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, 3 लूप हो गए। ब्रांचों से मिलके बना है। ए बी ब्रांच से मिलके बना हुआ है, बी एफ ब्रांच से मिलके बना हुआ है। ऐसे लूप 2 है और लूप 3। तो किसी जाल में धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना हो, उस बंद पथ को लूप कहते हैं। ये आपके कुछ टर्म थे जो चैप्टर में काम आएंगे। इसके बाद है रूल। इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल, इसमें 2 ही रूल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला है ओम्स लॉ, दूसरा है किरचॉफ लॉ। ओम का नियम ये है किरचॉफ के नियम। इनकी संख्या 2 है और ये 1 है। ओम का नियम पढ़ रखा होगा सबने। क्या होता है ओम का नियम? V = IR। इन जब भी कोई पूछे ओम का नियम क्या होता है, ये इक्वेशन नहीं बोलनी। इसमें लिखो, ओम के नियम में लिखो, भौतिक अवस्थाएं, कोष्टक में लिख लो ताप। भौतिक अवस्थाएं नियत होने पर, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। जैसे ये प्रतिरोध R है, I करंट उत्पन्न हो रही है, ये टर्मिनल हैं, सिरे हैं A और B, इनके ऊपर V विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो यही तो लिखा, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप नियत होने पर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। V ∝ I। V = IR। R है प्रतिरोध नेता। ये याद रखना है ओम के नियम में। एक तो ये नियम इम्पोर्टेंट है और एक ये दूसरा किरचॉफ लॉ है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा लिखो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने भी 2 नियम दिए थे, एक संधि का नियम, एक लूप का नियम। किरचॉफ ने नियम दिए 2, तो इसमें लिख लो पहले, इसने 2 नियम दिए। पहला है संधि का नियम, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। ये दूसरा है वोल्टा का नियम, इसको या दूसरा नियम।
तो सबसे पहले लिखो किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। इसमें लिखो किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको बोलते हैं संधि का नियम। इसमें लिखो किसी परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये क्या होता है बीजगणितीय योग? बीजगणितीय योग क्या होता है? इसको बोलते हैं चिन्ह सहित जोड़ना। चिन्ह सहित जोड़ना। अब चिन्ह भी दो होते हैं, एक प्लस एक माइनस। या तो चिन्ह सहित जोड़ना, यदि कोई करंट आ रही है, कोई करंट आ रही है, जैसे ये बिंदु है और उस बिंदु की तरफ आ रही है, जैसे ये बिंदु है नोड और इधर आ रही है, तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, और जा रही है उस बिंदु से दूर जा रही है तो माइनस चिन्ह लेंगे। माइनस। परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग होता है चिन्ह सहित जोड़ना। चिन्ह भी दो होते हैं, प्लस माइनस। प्लस कब लेना है? जब करंट बिंदु की तरफ जा रही है, और माइनस लेना है जब बाहर निकल रही है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको यूं भी बोलते हैं, और आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होती है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होती है, यानी इनकमिंग करंट बराबर होती है आउटगोइंग करंट। यानी आने वाली धारा संधि पर और संधि से जाने वाली धारा बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई जंक्शन है, ये इसकी ब्रांचें हैं। I1 करंट है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 करंट है, I6 करंट है। तो कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट जा रहा है। सबसे पहले तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो धारा कौन कौन सी है? I1
संधि की तरफ जा रही है तो इसको पॉजिटिव चिन्ह सहित, पॉजिटिव I2 बाहर की तरफ आ रही है -I2, I3 भी बाहर जा रही है -I3, I4 अंदर आ रही है I4, I5 बाहर जा रही है और I6 बाहर जा रही है। ये बीजगणितीय योग हो गया। ये किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। ये संधि पर बीजगणितीय योग शून्य हो गया, तो ये वाला आ गया। I1 और I4 अंदर की तरफ आ रही है तो इनके साथ ये पॉजिटिव सिंबल आ गया, पॉजिटिव चिन्ह आ गया। और I2, I3, I5, I6 ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये दोनों बाहर जा रही है, तो इनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। दूसरा है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर होनी चाहिए। इनकमिंग करंट कौन सी है? जो संधि की तरफ आ रही है I1 प्लस I4, I1 प्लस I4 किसके बराबर होनी चाहिए? आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है? I2 है, I3 है, I5 है, I6, ये बराबर होनी चाहिए। वही आ गया, पक्षांतरण करोगे वही आ जाएगा। ये आ गया आपका संधि का नियम। इसमें एक लाइन और लिख लो, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम, संधि का नियम आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है। आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है। छोटी मोटी कंपटीशन एग्जामों में पूछ लेता है। जो फर्स्ट नियम है किरचॉफ का नोड का नियम, वो आवेश संरक्षण नियम के तुल्य होता है, मतलब आवेश फिक्स होता है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। अब लिखो इसका फर्स्ट नियम का लूप एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। जो पहला नियम है उसका लूप एनालिसिस देख लेते हैं। लूप में कैसे लगाएंगे इसको, क्योंकि अपन को तो पढ़ने लूप ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। लूप लूप विश्लेषण। लूप एनालिसिस बोल दो या इसको एक दूसरा नाम है, इसी का ले लेते हैं, नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस किरचॉफ का पहला नियम है नोड का नियम, तो उस नोड नियम का एनालिसिस पढ़ लेते हैं। डायग्राम बना लो ये वाला, अच्छा डायग्राम बनाना, खुला खुला। इसको वैसा ही बना लो एक बार, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। बैटरी लगा लो। Z1, Z2, Z3, Z4, Z5।
ये बना लो। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसमें मान लो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I3 प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I2 प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर नीचे की ओर I4 प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर I5 प्रवाहित हो रही है। यहाँ नोड हो गए 2, एक नोड तो ये हो गया और एक नोड ये हो गया। ये आपका ई है। वोल्टेज यहाँ पर ई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ई ए हो जाएगा, इस पॉइंट पे ई ए और इस पॉइंट पे ई बी, और यहाँ पर 0 मान लेंगे सुविधा के लिए। ये डायग्राम बना लो। इसमें ये लिख लो, इस चित्र में नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं सीरा। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी प्रतिबाधा को ग्राउंडेड या 0 वोल्टता प्रतिबाधा मानने पर प्रतिबाधा मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? सुविधा के लिए मान लो इसको, सुविधा के लिए। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी प्रतिबाधा को ग्राउंड या 0 वोल्टता प्रतिबाधा मान लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट क्या होता है? V = IR। ये क्या था? वहाँ प्रतिरोध था, तो इसको प्रतिबाधा मान लो। यहाँ प्रतिबाधा ले रहे हैं Z। ये करंट है, करंट का मान निकाल रहे हैं I, तो I कितना हो जाएगा? V/Z। V/Z। तो यहाँ से I1 का मान बताओ। I1 का मान आ जाएगा E - EA, ऊपर V टोटल V क्या है? यहाँ पर विभवांतर E है और वहाँ पर EA है, तो E - EA। प्रतिबाधा Z1 में तो फ्लो हो रही है I1 करंट। दूसरा है I2 करंट। I2 करंट किधर जा रही है? इस बिंदु से यहाँ पर, यहाँ वोल्टेज है EA और यहाँ पर है B बिंदु पर है EB, तो ये हो जाएगा EA - EB Z2। तीसरा है I3 नीचे की तरफ, यहाँ 0, यहाँ EA, तो EA - 0 I3। I4 कितना हो जाएगा? EB - 0, EB - 0 EB - 0
Z4 और I5 कितना हो जाएगा, EB माइनस 0 और Z5। ये हो गया, करंट आ गई I1, I2, I3, I4, I5 करंट आ गई। अब यहाँ देखो, आपने रिलेशन पढ़ रखे होंगे प्रतिबाधा और प्रवेश्यता। प्रतिबाधा और प्रवेश्यता, इम्पीडेंस और एडमिटेंस, क्या रिलेशन होता है। प्रवेश्यता प्रतिबाधा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। प्रतिबाधा y = z, प्रवेश्यता प्रतिबाधा के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये वाला रिलेशन आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ से देखो, लिख लो एक बार इसको। प्रवेश्यता और प्रतिबाधा में संबंध, इम्पीडेंस और एडमिटेंस। प्रवेश्यता प्रतिबाधा के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो यहाँ से ये हो जाएगा z 1/z की जगह y मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा E माइनस EA y1 E माइनस EB y2 EA माइनस 0 y3 EB माइनस 0 y4 EB माइनस 0 y5। ये हो गया, यहाँ तक करो। अब आते हैं नोड ए पर। संधि ए पर, संधि ए पर क्या है, इनकमिंग करंट कौन सी, I1 आ रही है और I2 और I3 जा रही है। तो संधि ए पर I1 माइनस I2 माइनस I3 = 0। संधि का नियम लगा दिया, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, या एलजेब्रिक सम है वो शून्य हो गया, 0 हो गया। I1 का मान पुट कर लो, I1 का मान पुट करेंगे तो ये आ जाएगा E माइनस EA y1, I2 का मान EA माइनस EB y2 प्लस EA माइनस 0, ये y3 = 0। यहाँ भी नेगेटिव आएगा क्योंकि I2 और I3 के मान नेगेटिव हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो जाएगा EY1 माइनस EAY1 माइनस EAY2 प्लस EBY2 माइनस EA नेगेटिव आएगा y3 = 0। यहाँ पर y1 EA यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा EA कॉमन ले लो, y1 इसको माइनस ये कर लेते हैं एक बार, EY1 पहले का है, माइनस EA कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बच गया, और प्लस EB y2,
यहाँ से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा, या तो इसी को मान लो या फिर EY1 इज इक्वल टू, पक्षांतरण कर दो, EA Y1 Y2 Y3 माइनस EB Y2। ये आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ तक देख लो, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर नोड का नियम लगाया है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों का योग एल्जेब्रिक सम 0 होता है। I1 का मान यहाँ से पुट कर दिया, I2 का मान कर दिया, I3 का मान पुट कर दिया, ब्रैकेट को खोल लिया। ब्रैकेट को खोलने के बाद ये इस वाली इक्वेशन में ये कॉमन ले लिया और दोनों का पक्षांतरण कर दिया, इक्वेशन आ गई ये तो आ गई संधि ए पर। अब दूसरा है संधि बी पर। संधि बी पर क्या है, I2 जा रही है, I4 और I5 बाहर निकल रही है, तो I2 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। I2 का मान पुट करो, I2 का मान है EA माइनस EB Y2 माइनस I4 का मान है EB माइनस 0 Y4, I5 का मान है EB माइनस 0 Y5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ गया EA माइनस EB सॉरी EA Y2 माइनस EB Y2 माइनस EB Y4 माइनस EB Y5 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आ गई। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, EB कॉमन आ रहा है, तो EA Y2 माइनस EB कॉमन ले लो, तो यहाँ बच गया Y2 प्लस Y4 प्लस Y5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बी आ गई, ये इक्वेशन बी आ गई। यहाँ तक लिखो। आगे लिख लेना, समीकरण ए व समीकरण बी की सहायता से EA व EA तथा EB का मान ज्ञात कर सकते हैं। EA तथा EB का मान ज्ञात कर सकते हैं। नोट करो इसको। नेक्स्ट इसका कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे वोल्टा का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम।